गुरुज चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं पूनम मुदलियार आपका स्वागत करती हूँ। Class 7 Geography Chapter 4 Air. In this video, we learn atmosphere, what is the atmosphere, composition of the atmosphere and structure of the atmosphere. आगे बढ़ते हैं. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effect of the sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. हमारे अर्थ के चारों तरफ एक चादर की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह एयर का एक लेयर्स है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसी एटमॉस्फेयर के कारण हम यहाँ पे जी सक रहे हैं, हमारे पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि ये हमें हार्मफुल जो सन से रेज आते हैं उससे हमें बचाता है, और इसी के कारण हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, हम सांसें ले रहे हैं, जो गैस हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर में ही जाते हैं। तो जितनी ब्रीदिंग के लिए और सन के रेस से हमारे बचाव के लिए, इवन अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम सूरज के किरणों के कारण एकदम जल जाते, हमारी पृथ्वी पे जीवन ही नहीं होता। और दिन के समय एकदम धूप होता और रात के समय एकदम ठंड होता, तो जिसके कारण हमारी पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं होता। तो ये एटमॉस्फेयर ही हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, जीने लायक बनाती है। तो एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपने सुना होगा कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, हमारी पृथ्वी में बहुत सारे प्रकार की गैसें होती हैं। ये जो हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है वो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का परसेंट है, 78% नाइट्रोजन गैस है। और दूसरे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिलती है वो ऑक्सीजन है, जो 20.9% है। और ऑक्सीजन की वैल्यू को अभी सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जिसके कारण अभी कोरोना के समय में जो दिक्कतें हम लोगों ने झेली है ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो हम सब ऑक्सीजन के वैल्यू को समझते हैं। तो उसके बाद है ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सारे गैसेस भी हमारी पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी में को एक लेयर और एक सपोर्ट मिलता है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटफुल गैस इन द एयर। Planets need nitrogen for their survival. They can't take nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change it from so plants can use it. तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, परंतु वो डायरेक्टली हमारे इसमें कहीं पे यूज़ नहीं होता है। ये क्या होता है, प्लांट इसको ग्रैब करते हैं, वो भी जो मिट्टी में बैक्टीरियाज होते हैं वो उसके ज़रिए प्लांट को नाइट्रोजन गैस मिलता है, जिससे कि वो बड़े होते हैं। सेकेंड चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम सभी बताया मैंने अभी, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिस ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन का जीना संभव ही नहीं है, जिसके कारण ब्रीदिंग होती है। ग्रीन प्लैनेट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पौधों को सर्वाइवल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, वो ग्रहण कर लेते हैं जब हम उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रीन प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और वो लिविंग चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। Structure of the atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. These are troposphere, stratosphere,
मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अभी आगे भी चैप्टर में वीडियो। तो जो हमारी ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी का सरफेस है जहाँ हम लोग रहते हैं, तो ये सरफेस के ऊपर में अगर हम वर्टिकल तौर पे जाएं तो ये गैस के लेयर्स हमें दिखाई देते हैं, जो हमने अभी आगे भी पिक्चर्स में देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला लेयर हमारे पृथ्वी से सामने में है, तो उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। लेयर अभी इसके आगे डिटेल हम जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लेयर में कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी चीज़ें हम पृथ्वी को इफेक्ट करती हो, कि पृथ्वी की सुरक्षा कैसे करती है ये एटमॉस्फेयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है, जो हमारी पृथ्वी के सबसे सामने में है, ये है ट्रोपोस्फेयर। ये इसकी जो हाइट है वर्टिकल में 13 किलोमीटर के लगभग है। द एयर वी ब्रीथ, जहाँ पे हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो हमारे सारे जितने भी गैसेस ब्रीथ इसी एटमॉस्फेयर में होता है। वेदर जो चेंज होता है ये सारी चीज़ें यहीं होती है, रेनफॉल, फॉग और स्ट्रोम, जितने भी बिजली ये सारी चीज़ें होती हैं इसी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइन इज स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो इसके ऊपर की जो लाइन होती है इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड अप टू हाइट 50 किलोमीटर, मतलब इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक है। दिस लेयर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड associate weather phenomena, making condition most ideal for the flying aeroplanes. One important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. हमारी जो पृथ्वी ओजोन गैस के बारे में आप लोग सभी ने सुना होगा कि ओजोन जो लेयर होती है उसके कारण हार्मफुल सन रेज हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, और जो ये जहाँ से ये होल हो रहा है और जहाँ से ये पहुंच जाती है, जहाँ पतली हो रही है ओजोन की गैस की लेयर, वहाँ बहुत सारे स्किन डिसीज़ और बहुत सारे डिसीज़ हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका ओजोन लेयर हमारे लिए सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन का लेयर में हमें दिखाई देता है, और इसमें चूँकि क्लाउड्स और मतलब बादल नहीं होते, और ये कंडीशन बहुत ही वेदर कंडीशन इससे प्रभावित ही होता है। इस कारण ये एरोप्लेन मूवमेंट जो एयर ट्रैफिक के लिए बहुत ही सुटेबल माना जाता है। थर्ड इज मेसोस्फेयर। इस मेसोस्फेयर लेयर में जो दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट लेज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. It extends up to 80 kilometers. Mesosphere burn up this layer on the entering from the space. जो स्पेस से कोई भी हार्मफुल चीज़ें आती है वो इस लेयर में आके एंटर करते साथ बर्न हो जाती है, और इसकी जो किलोमीटर हाइट है वो 80 किलोमीटर है। Thermosphere. In thermosphere, temperature rise very rapidly with the increasing height. जैसे थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर के बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में जैसे जैसे वर्टिकल में हाइट इस वर्टिकल साइड हम जाएंगे तो इसके टेम्परेचर में इंक्रीज होते जाता, बढ़ते जाता है। इसी मंडल में आइनोस्फेयर भी कहते हैं एक पार्ट को, और ये 80 से 80 टू 400 किलोमीटर लेयर में फैली हुई है। इस लेयर में रेडियो ट्रांसमिशन होता है, और जो हमारे अर्थ में भी जो हमको रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो इस लेयर से ऐसे करके ट्रांसमिट होकर हमारे पास आता है, जिससे भी मोबाइल चलते हैं हमारे, और जितने भी हमको सूचनाएं मिलती हैं ये सारे इसी लेयर के कारण होती हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज द नोन एज एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन लेयर। ये बहुत पतली लेयर होती है, और इसमें लाइट गैसेस होती हैं जो कि हमें देखने को मिलती है, हीलियम और हाइड्रोजन के जैसे लाइट गैसेस है, और ये स्पेस से मिली होती है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्षमता भी बहुत कम होती है, जिसके कारण ये स्पेस का सबसे बाहरी लेयर है जो उसमें टकराता है। इस प्रकार से ये सभी लेयर हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारी पृथ्वी की
एक सुरक्षा कवच जैसे होती हैं। तो आज हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो गैसेस हैं, कंपोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में हमने देखा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये सारे लेयर एटमॉस्फेयर के लिए कितने ज़रूरी है और हमारे लिए कितने प्रोटेक्टिव है, ये आज हमने देखा है। तो आगे की क्लास में हम इसके एयर चैप्टर के आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बी सेफ।